हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और जिस टॉपिक को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी तक जो गवर्नमेंट के बेसिकली दो अंग हैं उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। एग्जीक्यूटिव की बात हम लोग कर चुके हैं, स्टेट में और सेंट्रल में, और जो लेजिस्लेचर होता है यानी कि विधायिका होती है उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है ना, सेंट्रल के केस में बात कर चुके हैं यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में बात कर चुके हैं, पार्लियामेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग जो गवर्नमेंट का तीसरा अंग माना जाता है, सरकार का तीसरा अंग माना जाता है, जिसको बोला जाता है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, उसको लेकर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज इसमें हम लोग जो हमारी एक कन्वेंशन चला आ रहा है कि हम सबसे पहले किसी भी टॉपिक को जो है वो हमारी जो क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें जो भी टॉपिक दिया होता है उसके साथ हम लोग उसको लिंक करके चल रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जो है उसी बुक का जो चैप्टर नंबर 6 है, दैट इज योर जुडिशरी के ऊपर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 4 पार्ट के आसपास में वो चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम जो अपने अदर सोर्सेज हैं जिनसे हम लोग अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं, उसी के साथ फिर इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ा चलेंगे। और पहले हम लोग वहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे, फिर हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बात हम उसी तरीके से वहां पर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, ये जो चैप्टर है, जो आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी है क्लास 11th की, उसका चैप्टर नंबर 6 है ऑन जुडिशरी। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा गया है, थोड़ा सा हम लोग इसका एक बैकग्राउंड या हम कह सकते हैं कि जो भूमिका है वो समझते हैं। क्या लिखा गया है, देखिए, मेनी टाइम्स कोर्ट्स आर सीन ओनली एज आर्बिट्रेटर्स इन डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और प्राइवेट पार्टीज। यानी कि बहुत बार हमें ये देखने को मिलता है कि कोर्ट क्या काम करता है, जैसे हम लोग कभी सुनते हैं, पढ़ते हैं, या जैसे मूवी वगैरह में भी दिखाया जाता है, तो वहां पर क्या दिखाया जाता है कि कोर्ट में क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल्स के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई प्राइवेट पार्टीज के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उन डिस्प्यूट्स को, उस लड़ाई झगड़े को सुलझाने का काम कोर्ट में किया जाता है। यही हम लोग जनरल देखते हैं, जनरली बचपन से हमारा यही परसेप्शन बना हुआ है कि कोई भी दंगा फसाद हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो उसका निपटारा कोर्ट में किया जाएगा, यानी कि कोर्ट का काम यही है। ठीक, बट जुडिशरी परफॉर्म्स सम पॉलिटिकल फंक्शंस ऑल्सो। अब यहां पर हमें यह चीज समझ में आएगी कि जुडिशरी का काम सिर्फ और सिर्फ ये डिस्प्यूट्स को सेटल करना ही नहीं है, बल्कि इसके कुछ और पॉलिटिकल फंक्शंस भी हैं, जैसे कि अभी देखते हैं आगे जाके क्या क्या है। फिलहाल यहां पर लिखा गया है कि जुडिशरी इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला अगर आप समझ सकते हैं दैट इज एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव, और तीसरा होता है जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव क्या करती है, लॉ बनाती है, उन लॉ को इंप्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है। और अगर इंप्लीमेंटेशन में या लॉ बनाने में अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कहीं पर कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है, तो उसको फिर कौन सुलझाता है, जुडिशरी। तो ये तीनों का ही काम है, अपना अपना काम है। ठीक है ना, इसीलिए तीनों को बेसिकली अलग अलग भी रखा गया है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज इन फैक्ट वन ऑफ द वेरी पावरफुल कोर्ट्स इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सारे विश्व का बहुत, एक मैं कहूंगा बहुत बड़ा पावरफुल कोर्ट है। ठीक है ना, क्योंकि पहले जब आपको पता होगा 1937 में एस्टैब्लिश हुआ था एज अ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था 1937 में, और आगे जाके यही कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट बना था, सुप्रीम कोर्ट इन 1950। ठीक है, तो तब इससे सुप्रीम कोर्ट जो है वो अस्तित्व में है, ठीक, इन एग्जिस्टेंस है। Right from 1950, the judiciary played an important role in interpreting and in protecting the constitution. संविधान का रक्षक है ये, संविधान को इंटरप्रेट करता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले से हम समझते आए हैं। जैसे एक बहुत ही मैं कॉमन एग्जांपल आपको अगर बताऊं, जो आप लोगों को ध्यान होगा या नहीं है तो प्लीज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हम लोगों ने समझा है। अब
बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन जो है वो संविधान में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया है और ये बोला है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का एक मूलभूत ढांचा है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसके ऊपर अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कहीं पर कोई चीज नहीं समझ में आती है, संविधान में कोई चीज क्लियरली मेंशन नहीं की गई है, तो क्या करेंगे? अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने ये संविधान बनाया वो तो अब अस्तित्व में है नहीं, तो संविधान बन गया है, अब उस संविधान को सही तरीके से इंटरप्रेट कौन करेगा? उसको इंटरप्रेट करने का काम भी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास ही दिया गया है। ठीक, इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी द रोल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द जुडिशरी। इस चैप्टर में आप लोग ये पढ़ेंगे कि जुडिशरी के रोल्स क्या है, जुडिशरी की इंपॉर्टेंस क्या है, और फंडामेंटल राइट्स का जो हमारा चैप्टर था वहां पर हमने ये एक बात बहुत पहले पढ़ी है, जानते हैं हम कि जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स। हमने ये चीज समझी है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है, जो हमें संविधान द्वारा गारंटी किए जाते हैं, ये संविधान ने हमें दिए हैं, और संविधान में ही ये चीज भी लिखी गई है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई छीनता है तो हमें कहां जाना है, हमें बताया गया है हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि हम कहां जा सकते हैं? जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं। यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी कौन बचा रहा है? कोर्ट ही बचा रहा है, जुडिशरी ही बचा रहा है। ठीक, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या होता है, क्योंकि इंडिया में हम देखेंगे जो एक फीचर है, हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर समझा है, वी हैव इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, ये दोनों टर्म हमारे पास है, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब हम ये समझेंगे इस चैप्टर के कंप्लीट होने पे कि व्हाट डू वी मीन बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड व्हाट डू वी मीन बाय इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये हम समझ जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स, कि हमारा जो राइट्स है उसको जुडिशरी किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, ये भी हम समझ जाएंगे। इसके बाद जुडिशरी का रोल क्या है संविधान को इंटरप्रेट करने के लिए, और जुडिशरी और जो पार्लियामेंट है इसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ठीक, हालांकि हम लोग पहले से थोड़ा बहुत चीजें जानते हैं कि आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368, हम लोग अपने फुल कोर्स में इस चीजों को लेकर बात करते आए हैं। ठीक है ना, कि आर्टिकल 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है, यानी कि जुडिशरी को पावरफुल करता है, और उसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 368 इज एन अमेंडिंग पावर, तो ये हमारा जो लेजिस्लेटिव है उसको पावर देता है। ठीक है ना, और ये चीज काफी ज्यादा पहले हुई भी है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें 1965 से लेकर 1976-78 तक काफी सारी चीजें ऐसी हुई हैं। ठीक है, कि कई बार पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को इनकॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड मतलब करार दिया कि ये कोई लॉ जो है वैलिड नहीं रहेगा, तो फिर उसको अमेंडमेंट करके कोई और लॉ बनाया जाता है। दिस वाज बेसिकली अ टसल बिटवीन द कोर्ट और बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368 का जो कंसेप्ट है वो वहीं से निकल के आया है, और इसको हम लोगों ने अपने जो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर भी हम ये समझेंगे कि थोड़ा सा जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच का रिलेशनशिप किस तरीके का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अभी तक आप थोड़ा सा एक भूमिका, एक जो बैकग्राउंड है वो समझ चुके हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, देखिए अब हम समझते हैं सबसे पहले यहां पर कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में हम समझेंगे, लेकिन हमें पहले यह जानना जरूरी है कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है, या फिर हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत क्यों है। ठीक है ना, देखते हैं चलिए। इन एनी सोसाइटी डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिटवीन ग्रुप्स एंड बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स एंड द गवर्नमेंट। अब किसी भी सोसाइटी में जहां पर दो लोग रहते हैं वहां पर डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कहीं कहीं पर आपने मूवीज में सुना होगा, या कहीं पर आपने कोई इस तरीके की बात या कहावत या डायलॉग किसी के मुंह से सुना होगा कि जिस भी घर में दो बर्तन होंगे तो आवाज तो होगी, है ना। वही वाली बात है कि जहां पर भी दो इंडिविजुअल्स हैं या दो ग्रुप्स हैं किसी भी सोसाइटी में कहीं पर भी, वहां पर डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू हैपन, डिस्प्यूट्स होना वहां पर लाजमी है। ठीक है, अब वो डिस्प्यूट्स दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकते हैं, दो ग्रुप्स के बीच में हो सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल ग्रुप्स और गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के डिस्प्यूट्स को सेटल कौन करेगा? ऑल सच डिस्प्यूट्स मस्ट बी सेटल्ड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, अब इस तरीके के डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए दो लोगों का अगर बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको सेटल करने के लिए क्या चाहिए? एक तीसरा व्यक्ति चाहिए। ठीक है,
जैसे कि आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, मतलब इट्स जस्ट अ कंपैरिजन, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आई एम कंपेयरिंग दिस टू दैट थिंग, बट एक कंपैरिजन की बात बताऊं मैं, जैसे अगर आप लोग बड़े आसानी से समझ जाएंगे, आपने बिल्ली की और बंदर की कहानी सुनी होगी कि दो बिल्लियां होती है, एक बंदर उसमें से होता है ना। तो अगर दो बिल्लियों के बीच में लड़ाई हो रही है तो उसको तीसरी बिल्ली सॉर्ट नहीं कर सकती, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए उसके लिए आपको उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक तीसरा स्पीशीज चाहिए, विच इज द थर्ड वन, ठीक है। और वो थर्ड वन जो है उन दोनों से क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आप इसको बिल्कुल भी इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करेंगे कि आई एम कंपेयरिंग द जुडिशरी टू अ मंकी, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक अंतर समझा रहा हूं कि दो अगर बिल्लियां हैं, उनके बीच में अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको सेटल करने के लिए एक तीसरी बॉडी चाहिए विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ऑफ देम, ठीक। और वो उसको किस आधार पर करेगा, वो जो करेगा वो किसी का भी बायस नहीं होगा। तीसरा होने का मतलब यही है कि दैट बॉडी विल नॉट बी फेवरिंग और नॉट बी डिस्करेजिंग एनी वन ऑफ दोज, ठीक है, जो डिस्प्यूट में शामिल है, किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे हैं, किसी का भी जो है पार्शलिटी नहीं कर रहे हैं किसी की भी तरफ, बल्कि दोनों से क्या कर रहे हैं, दोनों को इम्पार्शल होके चीजों को सेटल कर रहे हैं। और किसके आधार पर करेंगे, रूल ऑफ लॉ के आधार पर, ठीक है, जो कानून है उसके आधार पर, ठीक। दिस आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ इंप्लाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स, रिच एंड पुअर, मेन और विमेन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कास्ट आर सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ। अब ये रूल ऑफ लॉ क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 13 के अंदर हम लोगों ने ये बात समझी है कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, और हमारा जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये चीजें हम पहले समझ चुके हैं कि ये क्या होती है, कि कोई भी आदमी अमीर है, गरीब है, आदमी है, महिला है, ठीक है, फॉरवर्ड कास्ट का है, बैकवर्ड कास्ट का है, सब के सब जो है लॉ के सामने बराबर है, यानी कानून के सामने हर व्यक्ति जो है वो बराबर है। अगर मैं कोई गुनाह कर रहा हूं तो मुझे जो सजा मिलेगी, अगर आप वो गुनाह कर रहे हैं तो आपको भी वही सजा मिलेगी, कोई तीसरा व्यक्ति वो गुनाह कर रहा है तो उसको भी वही सजा मिलेगी। यानी कि एक गुनाह के लिए जो सजा तय है वो कोई भी व्यक्ति चाहे करे समाज का, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सबको वही सजा जो है वो मिलेगी। दिस इज द बेसिकली रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सभी लोग क्या है, बराबर है, ठीक। द प्रिंसिपल रोल ऑफ जुडिशरी इज टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ एंड एंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ठीक है। तो जुडिशरी का मेन काम क्या है कि जो ये रूल ऑफ लॉ है इसको प्रोटेक्ट करना है और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को इंश्योर करना है। मतलब लॉ जो है वो सबसे बड़ा है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। और इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ या रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने जो न्याय की देवी देखी होगी, न्याय की मूर्ति जिसको बोलते हैं, विच इज ब्लाइंड फोल्डेड, जिनकी आंखों के ऊपर पट्टी पड़ी हुई है, उसको लोग अलग अलग तरीके से या मूवीज में उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। बट उसका जो एक सिंपल सिंबलाइजिंग है वो किसको चीज को सिंबलाइज करती है, आंखों में पट्टी बंधे होने का मतलब ये नहीं है जिसको बोला जाता है कानून अंधा है। कानून अंधा नहीं है, कानून बेसिकली वो जो पट्टी है उसको लगाने का मतलब यह है कि कानून किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करता है। कानून सिर्फ और सिर्फ जो है वो रूल से गाइडेड है, ठीक है ना। कानून के सामने सभी लोग बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। जिसने भी सजा, जिसने भी कोई गलत काम किया है, कोई पाप किया है, कोई ऑफेंस किया है, उसको सेम सजा मिलेगी। इसलिए वो बेसिकली ब्लाइंड फोल्डेड जो है वो बनाया गया है, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली जुडिशरी का मेन रोल आप यहां पर समझ गए क्या है, कि रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट कर रहा है और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि कानून सबसे सुप्रीम है, सबसे बड़ा है, उसको इंश्योर करना है, ठीक। इट सेफगार्ड्स राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, सेटल डिस्प्यूट्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड एंश्योर्स दैट डेमोक्रेसी डज नॉट गिव वे टू इंडिविजुअल और ग्रुप डिक्टेटरशिप, ठीक है। इंडिविजुअल्स के राइट्स को सेफगार्ड कर रहा है, उनके राइट्स को बचा रहा है, डिस्प्यूट्स को सेटल कर रहा है, किसके आधार पर या किसके तरीके से, लॉ के तरीके से, और यह भी इंश्योर कर रहा है जो हमें डेमोक्रेसी मिली हुई है वो कहीं इंडिविजुअल या ग्रुप उसमें डिक्टेटर ना बन जाए, ठीक है, तानाशाही ना हो किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी ग्रुप की, तो उसको इंश्योर करना भी डेमोक्रेसी का, जुडिशरी का ही काम है। इन ऑर्डर टू बी एबल टू डू ऑल दिस, इट इज नेसेसरी दैट द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पॉलिटिकल प्रेशर्स। और ये सारी चीजें करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमारी जुडिशरी है वो किसी भी तरीके के राजनीतिक दबाव या पॉलिटिकल प्रेशर से क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। उसके ऊपर किसी भी तरीके का राजनीतिक दबाव या पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड हाउ इज दिस इंडिपेंडेंस एंश्योर्ड, कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है
और किस तरीके से ये इंडिपेंडेंस जो है वो सुनिश्चित की जाती है, इंश्योर की जाती है। ठीक है, देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सिंपली स्टेटेड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मींस, इसका मतलब क्या होता है, देखिए दैट द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर must not restrain the function of the judiciary in such a way that it is unable to do justice। यानी कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के 3 अंग हैं, ठीक है ना, कौन कौन से हैं, एक तो कार्यपालिका है, एक विधायिका है और एक न्यायपालिका है, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो जुडिशरी के ऊपर, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के काम में दखल ना दे, उसके काम को किसी तरीके से रिस्ट्रेन ना करें, बाधा ना पहुंचाए, ताकि जुडिशरी जो है वो अपना जस्टिस सही तरीके से ना कर पाए। फर्स्ट थिंग इज दिस, ठीक है। दूसरा यह है जो अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, वही यानी कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव शुड नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी जो भी फैसला देना चाहती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो देगी, अकॉर्डिंग टू द लॉ वो देगी, और उसके फैसले पर बाकी जो गवर्नमेंट के अंग है, जो सरकार के अंग है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव यानी कि कार्यपालिका और विधायिका, वो उस पर दखल नहीं देगा, ठीक। और तीसरा है जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस विदाउट फियर और फेवर। जो जजेस हैं वो अपना काम जो है, जो अपनी ड्यूटीज हैं, जो अपने फंक्शंस हैं, वो बिना किसी फेवर के, यानी कि किसी का भी फेवर किए हुए या किए बिना, या किसी का भी फेवर लिए बिना, और बिना किसी डर के, यानी कि निडर होकर वो अपने फैसले जो है सुनाएंगे, अपने जो फंक्शंस हैं, जो ड्यूटीज हैं वो करेंगे, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। अब एक चीज को लेकिन यहां पर और समझना है, वो ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब आर्बिट्रेरीनेस या फिर एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यानी कि हम यहां पर ये नहीं कह रहे हैं, हम ये तो कह रहे हैं कि जुडिशरी के कामों में कोई और दखल नहीं दे सकता, जुडिशरी के कामों को और कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि जुडिशरी जो चाहे वो कर सकती है। आर्बिट्रेरीनेस कहीं पर भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव आर्बिट्रेरीनेस आ रही है तो उसको चेक करने का काम कौन कर रहा है? कोर्ट, यानी कि जुडिशरी कर रही है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जुडिशरी आर्बिट्रेरी एक्शंस ले सकती है, जुडिशरी जिसको जो चाहे कर सकती है, जिसके साथ जो फैसला लेना चाहे ले सकती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को भी बहुत अच्छे से समझना है। जुडिशरी के जो इंडिपेंडेंस है डज नॉट इंप्लाई आर्बिट्रेरीनेस या फिर एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जुडिशरी जो है वो किसका पार्ट है? जुडिशरी इज ऑल्सो द डेमोक्रेटिक part of the democratic political structure of the country and it is therefore accountable to the constitution। संविधान में साफ साफ तौर पर जो हमारी जुडिशरी है, पूरी की पूरी जुडिशरी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, कोई भी कोर्ट्स हो, सबकी जो पावर्स है, जो फंक्शंस है, जो ड्यूटीज है वो डिफाइन की गई है और उन्हीं के आधार पर जो है काम किया जाएगा। आर्बिट्रेरीनेस कहीं पर भी नहीं की जा सकती। तो इससे आप एक और पॉइंट जो है बहुत आसानी से और बहुत क्लियरली समझ जाएंगे कि सबसे बड़ी पावर क्या है इंडिया में। सबसे बड़ी पावर जो है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान जो है वो सबसे बड़ी पावर है। संविधान के अकॉर्डिंग ही सभी को काम करना है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो लेजिस्लेटिव है, चाहे वो जुडिशरी है। संविधान के बाहर काम कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। अब ये हमें देखना है, हम ये तो समझ गए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है। अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी प्रोवाइड की जाएगी और इसको प्रोटेक्ट किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एंश्योर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी थ्रू अ नंबर ऑफ मेजर्स। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान ने यह सुनिश्चित किया है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो बनी रहेगी। द लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अभी एक एक करके पॉइंट है, ठीक है। यहां पर ये जितने पॉइंट दिए गए हैं इस पॉइंट को मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन यहां पर इसको हम ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे, ठीक है। इलेबोरेट हम इसको करेंगे जब हम इस टॉपिक को अगले उससे, मतलब जब हमने अलग सोर्सेस से इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम इसको फिर से दोबारा पढ़ेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट के लेकर पढ़ेंगे, हाई कोर्ट को लेकर पढ़ेंगे, तो वहां पर ये पूरे के पूरे जो भी कंसेप्ट आप यहां पर पढ़ रहे हैं एक एक लाइंस में, इनको इलेबोरेट करके हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से इस बुक को हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि बुक कवर करने का मतलब है आप क्लास 11th के बच्चे हैं या अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बुक इंपॉर्टेंट है। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट कि जितना चीजें आपको यहां पर समझाई जाएंगी वो एक आपका बेस तैयार कर रहा है, क्योंकि वी ऑलवेज स्ट्राइव फॉर
बिल्डिंग द फाउंडेशन एंड देन टेकिंग यू टू द एपेक्स। तो फाउंडेशन से हम लोग चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक फाउंडेशन आपका यहां पर बन जाएगा, एक ब्रॉड आइडिया आपको हो जाएगा कि हाँ जुडिशरी ये है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये होता है, इस तरीके से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम लेयर बाय लेयर करके चीजों को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है ना। यहां पर जो चीजें दी गई हैं वो मैं आपको समझा दूंगा, यहां पर मैं आपको आर्टिकल्स का जिक्र नहीं करूंगा, यहां पर मैं आपको बहुत ज्यादा डीपर कंसेप्ट्स में लेके नहीं जाऊंगा, उसको हम लोग जो है अपने फुल कोर्स में कवर करेंगे, जहां पर हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के तौर पर पढ़ेंगे। तो जो लोग अगर वहां पर इंटरेस्टेड होंगे तो वो वहां पर जा सकते हैं। अदरवाइज क्लास 11th के जो हमारे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़ के अपने स्कूल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है जो यहां पर दिया हुआ है, उनके लिए उतना ज्यादा आर्टिकल्स वगैरह समझना याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल्स वगैरह जो है मैं आपको फुल कोर्स में वहां पर चीजें जो है वो बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखा गया है कि किस तरीके से ये इंश्योर किया जाएगा कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कैसे इंश्योर किया जाएगा। सबसे पहला तो यह है कि लेजिस्लेचर जो है इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि जजेस का जब अपॉइंटमेंट होता है उसमें लेजिस्लेचर जो है, जो विधायिका है, वो शामिल नहीं होती, ठीक। Thus it was believed that party politics would not play a role in the process of appointments। तो इसलिए यहां से ये समझा गया, ये माना गया कि पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो अपॉइंटमेंट की प्रोसेस में अपना रोल प्ले नहीं करेगी। इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज अ जज, अ पर्सन मस्ट हैव एक्सपीरियंस एज अ लॉयर एंड और मस्ट बी वेल वर्स्ड इन लॉ। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जज बनाने के लिए, अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर पता हो किसी भी कोर्ट का, तो वहां पर दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं लॉयर जिनको बोला जाता है वकील, और दूसरे होते हैं जजेस, ठीक है। तो यह बोला गया है कि किसी भी कोर्ट के जज बनने के लिए आपको एक लॉयर होना जरूरी है, ठीक है, और आपको कानून में वेल वर्स होना जरूरी है, यानी कि कानून की जानकार होना जरूरी है। अब क्या डिटेल में इसके पूरे के पूरे क्राइटेरियाज हैं, एलिजिबिलिटीज हैं कि जज बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या है, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या है, किस तरीके से मुख्य न्यायाधीश या फिर चीफ जस्टिस बनते हैं, वो सब हम लोग बाद में फुल कोर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल ओपिनियंस ऑफ द पर्सन और हिज और हर पॉलिटिकल लॉयल्टी शुड नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट्स टू जुडिशरी, ठीक है। यानी कि आपका या किसी भी व्यक्ति का पॉलिटिकल राय क्या है, किसी पार्टी के प्रति वो क्या राय रखते हैं, ठीक है, वो किसी पार्टी के प्रति उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टी क्या है, ये आधार नहीं होगा। अगर मान लीजिए अब हमने अगर लेजिस्लेचर को इसमें शामिल कर दिया, ठीक है, अब मान लीजिए लेजिस्लेचर को शामिल कर दिया, किसी पार्टी की सरकार है, अगर आप उस पार्टी के प्रति लॉयल नहीं है या आपकी पॉलिटिकल ओपिनियन उस पार्टी के लिए सही नहीं है, तो फिर आपको क्या कहते हैं, हो सकता है कि आपको कानून की बहुत अच्छी जानकारी हो, लेकिन आपको फिर भी जो है जज नहीं बनाया जाएगा। क्यों नहीं बनाया जाएगा? क्योंकि आप उस पार्टी के लिए लॉयल नहीं है, या आपकी जो पॉलिटिकल ओपिनियन है वो उस पार्टी के तरफ जो है वो सही नहीं है। तो इसीलिए इस आर्बिट्रेरीनेस को दूर करने के लिए और जो पॉलिटिक्स है, पार्टी पॉलिटिक्स है, उससे इसको दूर रखने के लिए ये प्रोविजन लाया गया है, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट। दूसरा ये है कि जजेस जो है उनका टेन्योर, यानी कि उनका जो कार्यकाल है वो भी क्या है, फिक्स है, ठीक। वो संविधान में लिखा गया है, कितना है, दे होल्ड ऑफिस टिल रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट। कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जब जजेस को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस में तो आपको पता है कि राष्ट्रपति को भी रिमूव किया जा सकता है, तो जजेस तो ठीक है उनसे छोटे ही होते हैं, जजेस को भी रिमूव किया जा सकता है, बट अदरवाइज दे हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, लेकिन उनका टेन्योर जो है वो फिक्स है, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंश्योर्स दैट जजेस कुड फंक्शन विदाउट फियर और फेवर। अब देखिए टेन्योर की सिक्योरिटी देने से फायदा क्या है, टेन्योर की सिक्योरिटी देने से फायदा यह है कि आपको ये डर नहीं है कि अगर मैं मान लीजिए सरकार के खिलाफ कुछ बोल दूंगा, या मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी व्यक्ति के खिलाफ बोल दूंगा, या पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कुछ बोल दूंगा, तो मुझे जो है वो हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे हटाने का ये बेसिस नहीं है, ठीक है। जो पूरा का पूरा रिमूवल प्रोसीजर है वो किस आधार पर होता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सिर्फ उसी आधार पर मुझे हटाया जा सकता है, अगर अदरवाइज मैं जज हूं तो मैं स्वतंत्र हूं, मैं रूल ऑफ लॉ को अगर फॉलो कर रहा हूं तो मेरे ऊपर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी, और मुझसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने इस पार्टी के खिलाफ या इस पार्टी के इस व्यक्ति के खिलाफ आपने फैसला क्यों सुनाया, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट कि क्यों आपका जो है टेन्योर की सिक्योरिटी होना जरूरी है, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है। जजेस की रिमूवल का प्रोसीजर जो है वो डिफिकल्ट है, और क्या है एग्जैक्टली प्रोसीजर ये हम बाद में समझेंगे, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जो इंपीचमेंट प्रोसीजर होता है किसका, प्रेसिडेंट का, वो भी बहुत टफ है। सबसे टफ जो मेजॉरिटी मानी गई है दैट इज 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ
ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ की जो 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है एज पर आर्टिकल 61 फॉर द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, या जिसको राष्ट्रपति का महाभियोग बोला जाता है, वो भी बहुत टफ है। इसीलिए राष्ट्रपति को भी रिमूव करना या उनको इंपीच करना इतना आसान नहीं है। ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स, नॉट ऑन द सेम ग्राउंड्स बट ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द कोर्ट्स इज ऑल्सो इक्वली डिफिकल्ट। ठीक है, क्या है पूरा का पूरा प्रोसीजर ये हम बाद में समझेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बिलीव्ड that a difficult procedure of removal would provide security of office to the members of judiciary। और यही जो डिफिकल्ट प्रोसेस बनाया गया है, जो डिफिकल्ट प्रोसीजर बनाया गया है रिमूवल के लिए, वो यही मान के बनाया गया है कि उससे क्या होगा कि जो मेंबर्स हैं, जुडिशरी के जो मेंबर्स हैं, जो जजेस वगैरह हैं, उनको ये लगेगा कि हाँ, उनका जो ऑफिस है, जो पद है, वो सिक्योर है और उसको ऐसे ही कोई भी नहीं हटा सकता। ठीक, जुडिशरी इज नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन आइदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जुडिशरी जो है वो फाइनेंशियल तौर पर भी डिपेंडेंट नहीं है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और लेजिस्लेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस आर नॉट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि ये चार्ज एक्सपेंडिचर है जो कंसोलिडेटेड फंड से आता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो पैसा होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा, जो हाई कोर्ट्स के पैसे होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट से आएगा, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट से निकलने वाले पैसे को लेकर सालाना जो वोटिंग है उसकी जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कोई भी रोल नहीं है। द एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ द जजेस आर इम्यून फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जजेस का कोई भी एक्शन है या कोई भी वो फैसला लेते हैं, उनका पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं किया जा सकता। द जुडिशरी हैज द पावर टू पेनलाइज those who are found guilty of the contempt of court। अगर कोर्ट की कोई कंटेम्प्ट करता है, तौहीन करता है, तो उसको लेकर भी जुडिशरी के पास ये पावर है कि उस व्यक्ति को पेनलाइज किया जा सकता है, उसको सजा दी जा सकती है। दिस अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट इज सीन एज एन इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ टू द जजेस फ्रॉम अनफेयर क्रिटिसिज्म। अब ये चीज बहुत जरूरी है कि मान लीजिए अगर आपने किसी पक्ष के खिलाफ, मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, आपकी बेंच में कोई फैसला चल रहा है, आपने मान लीजिए किसी एक बेंच के खिलाफ फैसला दे दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर दो पक्ष के बीच में डिस्प्यूट है, केस चल रहा है, तो फैसला किसी एक के पक्ष में आएगा, दूसरे के विपक्ष में जाएगा। अब जो विपक्षी पार्टी है, जो केस हार चुकी है, तो अगर ये प्रोविजन ना दिया हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला, तो वो फिर आपका क्या करेंगे? अगर आप जज थे जिसने फैसला सुनाया है, तो वो आपका क्रिटिसिज्म करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपने जनरली एक चीज देखी होगी, न्यूज में देखी होगी, मूवीज में देखी होगी, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जब भी किसी भी कोर्ट का फैसला आता है, स्पेशली अगर हम सुप्रीम कोर्ट को लेकर बात करें, क्योंकि बाकी कोर्ट्स में तो क्या है कि अगर हाई कोर्ट में कोई फैसला आया और जो पक्ष है वो अगर जिसके खिलाफ फैसला गया है, अगर वो उससे सहमत नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। ठीक है, वो टाइप ऑफ जुरिडिक्शन में होता है, एपेलेट जुरिडिक्शन, उसको अभी हम आगे जाके देखते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट इज दी हाईएस्ट कोर्ट, एपेक्स कोर्ट है कंट्री का। उसके फैसले जो एक बार हो गए वो हो गए, ठीक है, मतलब वो चाहे तो उसको खुद रिव्यू कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इसलिए आपने जनरली ये देखा होगा कि कोई भी पक्ष ऐसा होता है जो सुप्रीम कोर्ट में जिसके खिलाफ अगर फैसला आया है, ठीक है, अगर आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला आया है और अगर आपके खिलाफ आया मतलब आप हार गए हैं केस, तो भी आपने जनरली ये देखा होगा कि लोग यही बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो हमें सर्वमान्य है, ठीक है, और कोर्ट ने जो फैसला दिया है हम उसका आदर करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप वहां पर क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, बिकॉज दैट क्रिटिसिज्म अमाउंट्स टू दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और अगर क्रिटिसिज्म आप करते हैं तो वहां पर आपके खिलाफ जो है पेनल्टी पड़ सकती है, आपको पेनलाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे जजेस जो है वो सिक्योर हैं, और जजेस को ये चीज पता है कि हाँ, अगर हम कोई भी फैसला लेते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ लेंगे। ऑब्वियसली बात है, हम कोई आर्बिट्रीनेस या हम किसी का फेवर करते हुए या किसी से डरते हुए फैसला नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमने जो फैसला एक बार दे दिया है दैट इज बाउंड टू बी मेंट, मतलब उस फैसले को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उस फैसले को लोग नहीं मान रहे हैं और आपके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, ये सब चीजें जो है वो नहीं होंगी, ठीक है। दिस इज मेजर पॉइंट। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो सकती है, सरकार के खिलाफ जो है कहीं पर भी अगर चीजें नहीं पसंद आती है तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो सकती है, लेकिन कोर्ट के खिलाफ ऐसी चीजें नहीं होंगी, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक। पार्लियामेंट जो है वो जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकता, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन द प्रोसीडिंग टू रिमूव अ जज इज बीइंग कैरिड आउट। अगर जज के रिमूवल को लेकर प्रोसीडिंग चल रही है
तब उनके कंडक्ट को डिस्कस किया जाएगा, अदरवाइज पार्लियामेंट इसको डिस्कस नहीं कर सकता। दिस गिव्स द जुडिशरी इंडिपेंडेंस टू एडजुडिकेट विदाउट फेयर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज, यानी कि यही सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं वो ये देता है कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट तरीके से अपना काम कर सकती है बिना किसी डर के, क्रिटिसिज्म होने के डर को छोड़ के। तो यही कुछ 4-5 पॉइंट है जो यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो इसके इस तरीके से बना सकते हैं। हालांकि अगर हम लोग बाद में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करेंगे, अभी तो नहीं कर रहे हैं लेकिन करेंगे, तो फिर उनमें चीजें इस तरीके से होंगी कि किस तरीके से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को जो है वो बनाया जाता है, इंश्योर रखा जाता है। सबसे पहली बात तो वही है कि इसकी अपॉइंटमेंट में लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जजेस का टेन्योर फिक्स है, ठीक है। उसके बाद यही सारी की सारी चीजें हैं कि फाइनेंशियली ये डिपेंडेंट नहीं है जुडिशरी इसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर। जजेस का जो है वो क्या है कि एक्शन ऑफ जजेस को पर्सनल क्रिटिसिज्म से वो दूर रखा गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना गया है। अगर आप जजेस के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हैं, अगर उनके खिलाफ आप आवाज उठाते हैं तो, ठीक है। उसके बाद ये भी है कि पार्लियामेंट में इनके कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की थोड़ा सा अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि जजेस किस तरीके से अपॉइंट होते हैं। हालांकि यहाँ पर ज्यादा नहीं दिया गया है लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा बेस बन जाएगा आप लोगों का, बाकी फिर हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैज नेवर बीन फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। जजेस का जिस तरीके से भी अपॉइंटमेंट होता है वो कभी भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से अलग नहीं रहा है, फ्री नहीं रहा है। इट इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट रहा है। इट मेक्स अ डिफरेंस हु सर्व्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, अ डिफरेंस इन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटरप्रेटेड, कि इसमें से ये चीज डिसाइड करेगी कि कौन सुप्रीम कोर्ट में सर्व करेंगे, कौन हाई कोर्ट में सर्व करेंगे, ठीक है ना। द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द जजेस, देयर व्यूज अबाउट एक्टिव एंड असर्टिव जुडिशरी और कंट्रोल्ड एंड कमिटेड जुडिशरी have an impact on the fate of the legislations enacted। ये सारे के सारे जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जजेस की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, एक्टिव जुडिशरी के बारे में, असर्टिव जुडिशरी के बारे में, कमिटेड जुडिशरी के बारे में, कंट्रोल्ड जुडिशरी के, ये सारे के सारे टर्म्स अभी यहाँ पर आपको बताना सही नहीं है, आगे जाके मैं आपको ये सारे टर्म्स जो है वो समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये सारी के सारी जो बातें कही गई हैं इनका असर पड़ता है, इन सारे के सारे पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द जजेस का और इन सारे के सारे जो व्यूज हैं इनका असर पड़ता है किसी भी लेजिस्लेचर्स के ऊपर, ठीक है, जो कानून बनाया जाता है उसके ऊपर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। जुडिशियल अपॉइंटमेंट में इन सब का असर जो है वो रहता है, ठीक है। और ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, दीज आर ऑल एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है ना। जितने मैंने आपको यहां पर बताया है, दीज ऑल आर एग्जीक्यूटिव्स। तो आप ये मत कहिएगा कि हमने पीछे पढ़ा था लेजिस्लेचर कैन नॉट कंट्रोल, या लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है, एग्जीक्यूटिव का रोल जो है वो थोड़ा बहुत रहता है, दो नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली तरीके से रहता है, ठीक। एज फार एज द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसर्न, ओवर द ईयर्स अ कन्वेंशन हैड डेवलप्ड whereby the senior most judges of the Supreme Court was appointed as the Chief Justice of इंडिया। अब ये तो हम लोग बात कर रहे थे जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर। अब जजेस के बाद एक सर्वोच्च न्यायालय जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट्स होते हैं, वहां पर भी क्या होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको बोला जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो ये कहीं पर कोई मेंशन नहीं है, पर ये एक कन्वेंशन फॉलो होता आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, जो वरिष्ठतम जज होंगे, उनको बनाया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। लेकिन ये कन्वेंशन भी जो है 2 बार तोड़ा गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। इस तरीके के छोटे छोटे सवाल भी कभी कभी इस तरीके के बुक से भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि क्या ये चीज, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है, क्या वो संवैधानिक है। तो आपको ध्यान रखना है, इट इज नॉट, आप इसको ये नहीं कहेंगे कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, पर हाँ, संविधान में मेंशन नहीं किया गया है, ये कन्वेंशन के तौर पर फॉलो हो रहा है, ठीक है। और 2 बार जो है इसको तोड़ा भी गया। अगर ये संवैधानिक होता, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल होता तो इसको तोड़ नहीं सकते थे, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये कन्वेंशन के तौर पर आ रहा है, इसलिए इसको 2 बार तोड़ा गया है। कब, 1973 में A.N. रे वॉज अपॉइंटेड द CJI, सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेस, ठीक है। 3 सीनियर जज जो थे वो A.N. रे से ज्यादा सीनियर थे, लेकिन उनको सरपास करते हुए A.N. रे को CJI बनाया गया। और उसके बाद 1975, 2 साल के बाद, जस्टिस M.H. बेग वॉज अपॉइंटेड सुपरसीडिंग जस्टिस HR. खन्ना। HR खन्ना जो थे वो ज्यादा सीनियर थे, लेकिन इनको सुपरसीड करते हुए जस्टिस M.H. बेग को CJI बनाया गया, ठीक है। इसके बाद The other judges of the Supreme Court and the High Courts are appointed by the President after consulting the CJI, कि जो बाकी जजेस होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे वो हाई कोर्ट के हों,
उनको कौन अपॉइंट करते हैं, ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और सीजेआई से कंसल्ट करने के बाद, सबसे पहले सीजेआई बन गए, अब सीजेआई से कंसल्ट करके बाकी जजेस और बाकी चाहे वो हाई कोर्ट के जज हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा। दिस इन इफेक्ट मेंट दैट द फाइनल डिसीजंस इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट रेस्टेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, व्हाट देन वाज द स्टेटस ऑफ कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहां से आया है, क्योंकि आपको पता है हम लोगों ने एक बात बहुत पहले समझी है प्रेसिडेंट के केस में कि प्रेसिडेंट कोई भी काम जो है वो अपने आप स्वतंत्र रूप से नहीं करते। ठीक है, प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं, प्रेसिडेंट वर्क्स इन दी ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक, तो इसीलिए प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली ये अपॉइंटमेंट किसके थ्रू आ रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू। तो यहां पर ये बोला गया है कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इसमें रोल है तो चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने का स्टेटस क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसको देखते हैं। दिस मैटर केम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड अगेन बिटवीन 1982 एंड 1998। 16 साल के बीच में 1982 और 1998 के बीच में यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने कई बार आया। इनिशियली द कोर्ट फेल्ट दैट द रोल ऑफ चीफ जस्टिस वॉर प्योरली कंसल्टेटिव। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि ये जो बात है कि चीफ जस्टिस की राय ली जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ एक कंसल्टेटिव है, उसमें कोई ज्यादा रोल नहीं है। देन इट टुक द व्यू दैट द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस मस्ट बी फॉलोड बाय द प्रेसिडेंट। फिर बाद में ये देखने जाने लगा कि चीफ जस्टिस की जो राय है, जो ओपिनियन है, उसको प्रेसिडेंट को फॉलो करना पड़ेगा। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट केम अप विद अ नोवेल प्रोसीजर। अब ये प्रोसीजर है, फिर ध्यान रखना है ये इंटरप्रिटेशन है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की, ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, संवैधानिक ये नहीं है। इट हैज suggested that the chief justice should recommend the names of the persons to be appointed in consultation with the 4 senior most judges of the court. Thus, the Supreme Court has established the principle of collegiality in making recommendations for the appointments. अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो चीफ जस्टिस है वो सीनियर मोस्ट जजेस, 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ मिलकर नाम का सुझाव देंगे कि हाँ इनको हम क्या करना चाहते हैं, जज बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यही जो एक सिस्टम है दैट इज नोन एज अ सिस्टम ऑफ कॉलेजियम बोला जाता है इसको। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस है और सीनियर मोस्ट 4 जजेस हैं, दे टुगेदर कंस्टिट्यूट अ कॉलेजियम। ठीक, एट द मोमेंट देयरफॉर इन मैटर्स ऑफ द अपॉइंटमेंट द डिसीजन ऑफ द ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैरीज ग्रेटर वेट। तो उनका जो वजन है, उनकी बात का, उनके सुझाव का, वो ज्यादा है। Thus, in the matters of appointment to the judiciary, the Supreme Court and the Council of Ministers play an important role. तो यहां पर आप समझ सकते हैं Council of Ministers है, फिर से ध्यान रखिएगा, these are your executive. ठीक, एग्जीक्यूटिव है ये। इसके बाद ये तो बात हो गई अपॉइंटमेंट को लेकर, थोड़ा सा बात रिमूवल को लेकर भी समझ लेते हैं। द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। फिर से यहां पर है, इम्पॉसिबल नहीं है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बनाया गया है। लेकिन a judge of the Supreme Court or High Court can be removed only on the grounds of proven misbehavior or incapacity. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही 2 आधार बताए गए हैं। अगर ये मिसबिहेव करते हैं या इनका कोई मिसबिहेवियर प्रूव होता है या फिर इनकैपेसिटी, उसी के आधार पर इनको क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। A motion containing the charges against the judge must be approved by special majority in both the houses of the parliament. ठीक, स्पेशल मेजोरिटी मतलब वही 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग और 50% ऑफ द हाउस की टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, हमने स्पेशल मेजोरिटी के बारे में आप लोग जानते हैं, यहां पर पूछा गया है और आप लोगों ने ये इलेक्शंस के केस में पढ़ी है। हम लोगों ने 4 टाइप की मेजोरिटी के बारे में पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। ठीक है, इट इज क्लियर फ्रॉम दिस प्रोसीजर दैट रिमूवल ऑफ अ जज इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर and unless there is a general consensus among the members of the parliament, a judge cannot be removed. यानी कि जब तक पार्लियामेंट में एक जनरल कंसेंसस ना हो, एक आम राय ना हो किसी भी जज को रिमूव करने को लेकर, तो जज को रिमूव नहीं किया जा सकता। मतलब डिफिकल्ट प्रोसीजर है काफी ज्यादा। ठीक है, इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट वाइल इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स एग्जीक्यूटिव प्लेज अ क्रूशियल रोल। मैंने इसीलिए आपको ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जहां पर लिखा था वहां पर एग्जीक्यूटिव लिखवाया है, क्योंकि अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का रोल है और रिमूवल में किसका रोल है, लेजिस्लेचर का, क्योंकि बात कहां पर चल रही है, पार्लियामेंट में। ठीक है, दिस हैज एंश्योर्ड बोथ बैलेंस ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, सो फार ओनली वन केस ऑफ द रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केम अप फॉर कंसिडरेशन बिफोर द पार्लियामेंट। अभी तक सिर्फ एक ही ऐसा केस जो है वो पार्लियामेंट के सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव को लेकर। इन दैट केस दो द मोशन गॉट 2/3 मेजोरिटी,
2/3 मेजोरिटी तो मिल गई थी, लेकिन it did not have the support of the majority of the total strength of the house and therefore the judge was not removed. तो यहां पर आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ये एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था। अटेम्प्ट तो किया गया है एक बार, लेकिन वो एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था, क्योंकि आपको पता है स्पेशल मेजोरिटी इज 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और ये जो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ, ये दोनों ही कंडीशन जो है वो होनी चाहिए, तभी स्पेशल मेजोरिटी मानी जाएगी। अब 2/3 वाली तो हो गई थी, इस केस में क्या था कि ये हो गया था, लेकिन ये वाला नहीं हो पाया था, और इस वजह से क्या है कि वो जो जज का रिमूवल है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो यहां तक आप लोग जो है चीजों को आई थिंक समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, यहां पर ये जो नीचे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट दिया गया है ये वही है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है, सिंपल सा है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा समझाने लायक है नहीं। ये बात आप सारी की सारी समझ गए कि किस तरीके से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस क्या है। ठीक है, और जुडिशरी के अपॉइंटमेंट किस तरीके से होते हैं, जजेस वगैरह का रिमूवल किस तरीके से होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। एक बेस आप लोगों का बन गया है, बाकी हम इसको अपने फुल कोर्स में कवर जरूर करेंगे आगे जाके। इसके बाद जो है अगला टॉपिक हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी की। इंडिया का जो मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे पास जो जुडिशरी है उसके दो फीचर्स हैं, पहला है इंडिपेंडेंट जुडिशरी और दूसरा है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो हम लोग इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो समझ चुके हैं, अब हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ही जो जुरिस्डिक्शंस है या जो कोर्ट्स के हमारे जुरिस्डिक्शंस हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसको लेकर हम लोग इस चैप्टर को अपने अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स लिख सकते हैं, वहां पर भी आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को अगर आप परचेस करना चाहते हैं, जो हमारा फुल कोर्स है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे नोट्स वगैरह भी मिल रहे हैं। तो अगर उस कोर्स को आप परचेस करना चाहते हैं तो उसमें अगर आपको कोई टेक्निकल क्वेरी फेस कर रहे हैं तो आप 9498086380 के जरिए हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें, बताना चाहें, या कोई भी आपको डाउट है आप क्लियर करना चाहें, तो उसके लिए आप हमसे हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।